हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल फ्रॉम यूपीएससी पेपलॉन। और आज हम डिस्कस करते हैं जुलाई मंथ की मैगजीन का दूसरा पार्ट। तो जो हमने कल कवर किया था वो, अगर कोई डाउट है उसके अंदर तो आप टेलीग्राम पर या फिर अपना यूट्यूब पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मूविंग ऑन, कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, हम पॉलिटिक्स का डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस का जो टॉपिक था वो डिस्कस कर रहे थे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया ना बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम पिछले साल के जो इलेक्शंस की बात करें, लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, तो 5 to 10 करोड़ पर कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ने लगभग लगभग, एक जो एमपी इलेक्ट हो रहा है उसने 5 से 10 करोड़ खर्च किया है, तो विच इज वेरी वेरी बिग अमाउंट। तो ये आता कहाँ से है? तो ये इसका सीधा सीधा ये शो करता है कि करप्शन होगा, कहीं पर पॉलिटिकल नेक्सस होगा, इरोजन ऑफ। अब इन सब से इम्पेक्ट क्या आता है कि पब्लिक ट्रस्ट जो होता है, अब आम जनता में क्या बात बन गई है कि ये नेता तो पैसा खाते ही खाते हैं। तो ये सब इम्पैक्ट दिखने लग गया। बैरियर फॉर अनप्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स, जो अनप्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, या फिर वुमेन्स हैं। वुमेन के लिए रिजर्वेशन तो कर दिया आपने, मगर वुमेन्स के पास पैसा नहीं होता 5 to 10 करोड़। तो वो कहाँ से लेकर आएंगे? तो रिकमेंडेशन क्या है? या तो भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ओवरसाइट है, उसकी जो ओवरलुकिंग है ईसीआई की, उसको स्ट्रेंथन करो, कि उसको पावर दो। उसके पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मगर उसको और स्ट्रिक्टेड वे में उसको एनफोर्स करने की पावर दो। या फिर ये किया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो पार्टीज को, ताकि पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके। अगर किसी भी बॉडी के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आता है, तो वो बॉडी किसी भी किसी भी बॉडी को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि उसकी जो भी एक्टिविटी है उसको एक पब्लिक डोमेन में आना पड़ेगा, उसको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। एक और सजेशन है कि क्यों ना हम स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को प्रमोट करें। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर स्टेट ही फंड करने लग जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को, तो पहले से ऑलरेडी ही स्टेट जो है स्ट्रेन में है, प्रेशर में है, क्योंकि इकोनॉमिकल उसे सोशली अपलिफ्टमेंट करना है लोगों का। सोशल स्किल्स के लिए सोशल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मिड डे मील है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को पहले से देखनी पड़ती है, तो ये ओवरऑल बर्डन ऐड हो जाएगा। मगर इसका इम्पैक्ट क्या होगा ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन आता है तो करप्शन तो बात ही खत्म, करप्शन का तो बात ही सवाल ही चला जाएगा। तो ये सब था इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर। तो अगर हम बात करें, कुछ एक कंट्रीज में जो है वोटिंग एज जो है वो लोअर की गई है, जैसे जर्मनी है और ऑस्ट्रिया है, वहां पर 16 एज कर दी गई है। अगर आपको पता ही है कि 16 साल का लड़का या लड़की, हमारे यहाँ कितनी एज होती है, 18 एज होती है। तो उसके क्या इम्पेक्ट होंगे अगर हम भी ऐसा सोचें उस टर्म्स में? तो इसके आर्ग्यूमेंट्स फेवर में क्या है कि भाई 16 साल के लड़कों को भी इतनी कॉग्निटिव पावर होती है कि वो डिसीजन ले सके। तो इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात आती है कि अगर जेनजी जो युवा है, जो 16 साल का युवा है, वो भी एक तरह से इक्वल पार्टिसिपेट कर पाएगा डिसीजन मेकिंग में, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ेगा, लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी। अभी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, तो इसकी वजह से हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं हमारे लेजिस्लेशन को या फिर एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि हमारा इतना एंगेजमेंट नहीं है। एक वोट दिया और खत्म। मगर यूथ होता है ना, जो यूथ एंगेज करता है, यूथ क्वेश्चंस करता है। और जो बड़ी एज के लोग जो वोट डालते हैं, वो इतना क्वेश्चंस नहीं करते, उनको लगता है कि चलो कोई ना, चलता जाए सिस्टम। मगर यूथ जो होता है वो हमेशा क्वेश्चंस करेगा। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या रहेंगे कि इट परसीव, अब इतना भी मैच्योर नहीं होता ना 16 साल का बच्चा जो है, तो इसलिए पहले से ही। और अगर हम देखें, 18 से 19 साल के जो इलेक्टोरेट हैं, उनका लो वोटर टर्नआउट रहा है। जो 2024 का इलेक्शन था, सिर्फ और सिर्फ 40% जो बच्चे थे, जो 18 से 19 साल के स्टूडेंट्स या फिर जो चिल्ड्रन थे, सिर्फ 40% ने ही रजिस्टर किया इलेक्शंस के अंदर। तो एक तरह से
इनकंसिस्टेंसी विद अदर लीगल एज थ्रेशोल्ड ऑल्सो, कि एक तरह से आप तो बोलते हो कि 18 साल का बच्चा ही एडल्ट माना जाएगा, तो आप 16 साल उसको कर दोगे, तो इसका एक लीगल जो है एक इनकंसिस्टेंट हो जाएगा कि हमारी पॉलिसी कहीं कुछ बोल रही है और कहीं कुछ और बोल रही है। तो हमें कंसिस्टेंसी भी बिठानी पड़ेगी। तो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। और अगर हम शॉर्ट न्यूज की बात करें जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट के अंदर है, डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट, जो 17th हमारी लोकसभा थी, हमें कमेंट में करके बताओ कि अभी कौन सी लोकसभा चल रही है और कितने टर्म तक चलेगी। द लोकसभा फंक्शंस फॉर 88% ऑफ द टाइम एंड राज्यसभा फंक्शंस फॉर 73% ऑफ देयर टाइम। तो एक तरह से जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स होती है वो बहुत ही कॉस्टली प्रोसीडिंग्स होती है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसका क्या फायदा रहा। डिसरप्शंस इनकर मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख पर मिनट। अगर ऑपोजिशन जो है डिसरप्ट करता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, तो 2.5 लाख पर मिनट का हमें लॉस हो रहा है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि डिसरप्शन इन पार्लियामेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर। रिमूवल ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी, जो हायर जुडिशरी रहती है हमारी, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर है, ये हमें पता ही है कि एक जो यशवंत वर्मा है जस्टिस, उनके घर पे जो है दिल्ली के अंदर वो पाया गया, कैश पाया गया जब फायर ब्रिगेड पहुंचा। तो उसको रिमूव करने के लिए जो है एमपीज ने जो है एक मोशन सबमिट किया है। और ये जो मोशन जो है वो आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 के अंदर ड्राइव होता है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर आता है ये सारे प्रोविजंस। तो आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखनी है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 124 का क्लोज सब क्लोज 4 और जजेस इंक्वायरी एक्ट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि अगर आपको ये पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर पे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि नहीं बोलता रिमूवल ऑफ जजेस के लिए। अगर हम बात करें नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका एक 2.0 फ्रेमवर्क लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड पर्सनल अफेयर ने, डेवलप्ड अंडर मिशन कर्मयोगी। अब मिशन कर्मयोगी के अंदर ना होता क्या है कि एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है जो सिविल सर्वेंट्स है गवर्नमेंट के अंदर या फिर जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं, ताकि उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सके, ताकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको अवेयर किया जा सके। पता चला मार्केट के अंदर या फिर सोशल फैक्टर्स के डील करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी एआई का यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, या फिर बहुत सारी की जो एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी के वो डायमेंशंस यूज हो रहे हैं। मगर सिविल सर्वेंट है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है, किसी का पीएसआईआर ऑप्शनल है, किसी का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, तो उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए ये कर्मयोगी पोर्टल है। बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पास बाय द पार्लियामेंट, इसने क्या किया है कि इसने एक लीगल फ्रेमवर्क अपडेट किया है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। और जो पहले वाला बिल था इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट, तो एक तरह से बस ये छोटी सी न्यूज है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल जो है हमारा वो पार्लियामेंट में पास हो गया है। अगर हम आईआर की बात करें, इंटरनेशनल न्यूज जो है, इंटरनेशनल न्यूज के एस्पेक्ट में क्या है दोस्तों, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, सीटा। अब उसके तहत ना इन्होंने बहुत सारे जो टैरिफ इंडिया और यूके के ट्रेड के बीच में लगते थे, वो 99% ऑफ द टैरिफ जो है वो एलिमिनेट कर दिए है। अब यूके के साथ डील क्यों कर रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ हम डील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। मगर यूके जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है, ब्रेक्जिट जब हुआ था। तो एक तरह से यूरोपियन यूनियन को ये भी दिखाना है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, तो आपको जो चैलेंज कर रहा था, जो यूरोपियन यूनियन के कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहा था, वो कौन था, वो यूके था। क्योंकि वो यूके इसीलिए तो बाहर आया क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के कॉन्सेप्ट को मानता नहीं है। तो इंडिया का एक सिंबल था कि मुझे इनको बोलना है कि भाई आप हमसे साइन करो पैक्ट, आप हमारे जो हम चाहते हैं उसको भी एक तरह से देखो, ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है डील साइन कर सकें। और इन्होंने एक इंडिया यूके विजन जो है 2035 का टारगेट रखा है और डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया है।
तो उसके तहत भी हमें देखना होगा। ये छोटी छोटी चीजें इंडिया यूके विजन जो है, हम अपने विजन को देख के चल रहे हैं कि 2035 का हमारा विजन है, तो हम उसके एस्पेक्ट में देख के चल रहे हैं कि हमें क्या क्या अचीव करना है। तो एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स बाय 20 to 40% टू द यूके मार्केट। डाइवर्जेंट फॉरेन पॉलिसी, अभी कंसर्न क्या है ना कि हमारी पॉलिसी बहुत ही डाइवर्जेंट हो गई है, इनफैक्ट यूके की भी, क्योंकि हमें यूके को यूरोपियन यूनियन के एस्पेक्ट में डील करना होगा, ताकि यूरोपियन यूनियन भी इंडिया का क्लोज पार्टनर बना रहे। और खालिस्तान का भी इशू वहां पर आपको पता है कि चलता है, कि खालिस्तान प्रोटेस्ट वहां पर बहुत चलते हैं। इनफैक्ट इंडियन एम्बेसी के ऊपर एक बार अटैक भी किया गया था। लॉन्ग स्टैंडिंग एक्स्ट्राडिशन हर्डल, जैसे नीरव मोदी वगैरह है या फिर विजय माल्या जो है, वो यूके में ही रहते हैं, सबको पता है। और वो उनको अभी तक नहीं लाया गया है, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनको वहां पर गए हुए। वो इंडियन बैंक में स्कैम करके गए थे। तो ये सब इंडिया और यूके के बीच में रिलेशंस थे। आइए अब हम देखते हैं इंडिया और मालदीव्स रिलेशन। मालदीव्स देखो दोस्तों, हमारा बहुत ही क्लोज पार्टनर है, नेबरहुड स्टेट है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर आता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी कुछ मंथ पहले वहां पर विजिट किया, विच मार्क्स द 60 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। 60 साल हमारे डिप्लोमेटिक टाइज को हुए थे। इसके अंदर आउटकम क्या था कि इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। एक लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि एक तरह से हेल्प देना, कि आपको क्रेडिट दे रहा हूं मैं, लो इंटरेस्ट रेट पे, 4850 करोड़ का। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मालदीव जो है इंडिया को एक तरह से चैलेंज भी कर रहा था कि इंडिया आउट कैंपेन में, फिर इंडिया ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों इंडिया जो है अपने पार्टनर्स को, अपने नेबरहुड को अपने साथ रखना चाहता है। बिकॉज नेबरहुड है तो हम हैं, अगर नेबरहुड में शांति रहती है तो हमारे यहाँ भी शांति रहेगी। तो वहां पर हमने यूपीआई भी लॉन्च किया मालदीव्स के अंदर। मालदीव्स इज हमारे लिए बहुत ही एक तरह से स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल है, एक तरह से टोल गेट का काम करता है। कुछ एक जो हमारे यहाँ शिप्स आती है, वो श्रीलंका और मालदीव्स में डिवोर्ड होती है, फिर जो होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना, वो इंडियन पोर्ट्स अभी उसको हैंडल नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ जो कोस्टल लाइन जो है, वो एक तरह से एमरजेंट कोस्टल लाइन है हमारे इंडिया के पास। जो ये वाला रीजन है हमारा, वो ये एमरजेंट कोस्ट लाइन है। तो इसलिए हमें श्रीलंका और मालदीव्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है। अब रिसेंट इरिटेंट्स क्या हुआ था कि जैसा मैंने बताया था आपको, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ, इंडिया आउट कैंपेन चला, और चाइना फैक्टर भी, चाइना को भी वो एक तरह से लेवरेज देता है मालदीव्स। और वहां पर इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी भी आई, रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रहा है वहां पर। जो है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो है रेडिकलाइज होकर आईएसआईएस के साथ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट इनका नेक्सस देखा गया है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का मालदीव्स के अंदर और केरला के अंदर। जो केरला के अंदर पीएफआई संगठन है, उसके साथ एक नेक्सस देखा गया है। तो हमारे लिए वो भी एक चैलेंज है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को कैसे हम रोके। और चाइनाज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना ने ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक तरह से डिप्लोमेट, अपने यहाँ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट भी है, मगर एक डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी चाल भी है, जिससे हमारे यहाँ एक तरह से जियो पॉलिटिकल डिसरप्शन भी हो सकता है। चाइना ने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडोग मेगा डैम ऑन द यारलोंग जांगपो, यानी कि चाइना में इसको यारलोंग जांगपो बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। अपॉन कंप्लीशन इट विल सरपास थ्री गोर्जेस डैम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। जो अभी के लिए कौन सा डैम है? थ्री गोर्जेस डैम है। आप कमेंट में मुझे बताओ कि ये थ्री गोर्जेस डैम किस कंट्री में लोकेटेड है। और कंसर्न्स फॉर इंडिया, भाई इंडिया के लिए तो यही कंसर्न होगा भाई, हमारे जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं, असम है, हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, अगर वहां पर ये एकदम से पानी छोड़ देते हैं तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न, एनवायरमेंटल कंसर्न, रिसोर्स का कंसर्न बन जाएगा। आइए अब देखते हैं इंडिया और अफ्रीका रिलेशन के अंदर। इंडिया के जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ब्रिक्स की समिट के लिए ब्राजील गए थे, तो लगे हाथ उन्होंने अफ्रीका भी विजिट किया था। अफ्रीका के कंट्रीज लाइक घाना, नामीबिया में भी विजिट किया था। तो उन्होंने अपनी अफ्रीकाज गोल को एक तरह से प्रायोरिटाइज किया, विच इज गाइडेड बाय द कंपाला प्रिंसिपल। कंपाला प्रिंसिपल ना दोस्तों, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को डिफाइन करता है कि दोनों दोनों जो रीजन है आपस में इंटीग्रेटेड रहेंगे, एक दूसरे की प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना। तो ये सब हमारे कंपाला प्रिंसिपल्स में आता है। तो एक दूसरे की कंपनीज को कैसे गाइड करेंगे, इंडियन कंपनीज कैसे सपोर्ट करेगी, या फिर जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सके दोनों रीजन्स के बीच में,
वो सब जो है कंपाला प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। अफ्रीका इज ए नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ फॉर वॉइसिंग ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ ऐसे कंट्रीज होती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जो पुअर कंट्रीज होती हैं, जो कि जैसे सपोज करो ये वर्ल्ड है, ऊपर की साइड जो है ग्लोबल नॉर्थ है, वो रिच कंट्रीज है, ये वाले रिच कंट्रीज है एंड ये वाले पुअर कंट्रीज है। तो अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, तो ये सारे जो है एक तरह से डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज में आता है। तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट जो है, वो ग्लोबल साउथ को बहुत ही अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करता है। तभी इंडिया ने इसको G20 के अंदर मेंबर इंक्लूड किया एज अ अफ्रीकन यूनियन को। अगर इकोनॉमिकली, अफ्रीका ऑफर्स अ यंग मार्केट एंड क्रिटिकल मिनरल्स। हम क्रिटिकल मिनरल्स की कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम है, जिरकोनियम है, सिलिकॉन है, ये हमें जरूरत है हमारी टेक इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया इज अफ्रीका थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और इंडिया ने जापान के साथ जो है इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर भी वहां पर शुरू किया। चैलेंज क्या है ना, हमारे यहाँ डिलेज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आता है। जो गुप्ता ब्रदर्स का केस आपने सुना होगा, कि वहां पर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए मगर इतने डिले किए ना, इतने डिले किए कि वहां की गवर्नमेंट ने ही हाथ जोड़ लिया कि भाई नहीं, अब नहीं देंगे आपको। तो इतना डिले नहीं करना चाहिए। और कंपटीशन फ्रॉम चाइना भी होता है। और वहां पर आपने देखने को मिलता है अफ्रीकन कंट्रीज में ना, ज्यादातर जो है कू कर देती है, मिलिट्री कू कर देती है। और वहां पर जो है रेडिकलाइजेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है वहाँ अफ्रीकन कंट्रीज में। तो जिसकी वजह से जो है ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी वहां पर बहुत ज्यादा होता है। रिलीजियस वो भी बहुत ज्यादा है वहां पर, इंस्टेबिलिटी। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड कैरेबियन कंट्रीज टाइज। इंडिया, जब मैंने बताया था ना आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ब्राजील गए थे ब्रिक्स की समिट में, वो अफ्रीका गए, ब्राजील गए और लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज भी गए। तो एक तरह से उन्होंने सारे एरियाज को कवर किया। तो बहुत ही इंडिया ने अपने डीपन टाइज कर लिया है वहां से, एरिया से। अब स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन क्या कि डिफेंस एंड क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी। इंडिया की जो PSU है काबिल, उसका नाम है काबिल खनिज एंड विदेश इंडिया लिमिटेड। तो वहां पर इन्होंने ना अर्जेंटीना में कुछ लिथियम ब्लॉक्स माइन खरीदी है। लिथियम ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ABC नाम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आप इसे सुन रहे हैं तो। अर्जेंटीना और B और C आप बताइए। तो LSE हैज बीन अ की सप्लायर ऑफ एडिबल ऑयल। तो वहां पर, वहां से हमारा एडिबल ऑयल एंड क्रूड ऑयल वहां से आता है बहुत सारा। तो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है वो। मगर इंडिया के लिए चैलेंज क्या है ना, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए तो चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा है कि रीजन जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, जैसे हमारे यहाँ सार्क इंटीग्रेटेड नहीं है, जैसे यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है। उनका आपस में लेना लेन देन बहुत कम है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। अगर हम ब्रिक्स डिक्लेरेशन की बात करें, जो मैंने बताया ना कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहां पर, तो 17th ब्रिक्स समिट हुई थी ब्राजील के अंदर। उसका फोकस था strengthening global south cooperation for more inclusive and sustainable governance. Indonesia and 10 other member countries are welcome as BRICS partner countries. आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन से 10 अदर कंट्रीज है ब्रिक्स के अंदर। पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। और कौन कौन से कंट्रीज जो है वो ऐड हुए हैं ब्रिक्स के अंदर। अब इसकी हाईलाइट क्या रही है ब्रिक्स समिट की, इन्होंने लॉन्च किया है पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीजेस, और फ्रेमवर्क फॉर डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस को कैसे करेंगे, डिजीजेस को कैसे हैंडल करेंगे। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड, क्योंकि ब्राजील जो आपको पता है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है, अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है। तो इनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है क्लाइमेट जो है। तो इसलिए वो इन्होंने एक फंड बनाया है अपना उसके लिए। तो जीलोंग ट्रीटी अंडर ऑकस। अब ये है क्या, ऑकस क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, UK, US एक ग्रुपिंग है ये। क्या साइन द जिलोंग ट्रीटी अंडर द ऑकस पिलर वन। ऑकस आपको पता है कि पार्टनरशिप है इन तीनों कंट्रीज के बीच में। इसका पिलर वन क्या बोलता है जिलोंग ट्रीटी का, कि ऑस्ट्रेलिया एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। अब ये बहुत बड़ा इशू रहा है पास्ट में भी, कि ऑस्ट्रेलिया जो है पहले डील कर रहा था फ्रांस वगैरह के साथ। तो US और UK ने जो है फ्रांस को एक तरह से डिच किया, और जो है न्यूक्लियर डील जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर ली। तो यही एक तरह से जिलोंग ट्रीटी रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज बना था एक टाइम पे। जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी की, भाई हम जो है साथ में मिलकर जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो ये तीनों कंट्रीज ना बहुत ही क्लोज पार्टनरशिप देख रहे हैं। और जो नेत्रा रहता है इनका,
बहुत ही एक ग्रुपिंग रहती है, उसके अंदर ये सारी चीजें जो इंटेलिजेंस वो शेयर करते हैं। ग्रिमितिया कम्युनिटी क्या होता है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में गए ना, तो उन्होंने वहां की गिरमितिया कम्युनिटी से जो है मुलाकात की। तो वहां पर ये लोग जो है इंडियन इंडेंचर्ड लेबर थे, जो ब्रिटिश कॉलोनी में काम करते थे, ब्रिटिशर्स ने उनको वहां भेजा था। दे ओरिजिनेटेड मोस्टली फ्रॉम द यूपी और बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार से वो बिलोंग करते थे। तो वहां पर उन्होंने ग्रिमितियस कम्युनिटीज के साथ जो है थोड़ा बहुत अगर शॉर्ट न्यूज की बात करें हम आईआर के अंदर, तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये आपको पता है कि इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है, और इंडिया का जो ईस्टर्न जो है, इंडिया ये रहा हमारा, ठीक है, और ये म्यांमार है। तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो इससे एक तरह से कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमने कलादान मल्टी मल्टी मॉडल का मतलब है कि रोड भी होगा, रिवर भी होगा, रिवर के थ्रू जो है हम शिप्स वगैरह भेजेंगे। यूएस डिसाइड टू पुल आउट ऑफ द यूनेस्को, जब भी ट्रम्प आते हैं तो यूनेस्को से पुल आउट कर लेते हैं। और यूनेस्को से ट्रम्प का बाहर आना, यूएसए का बाहर आना, क्योंकि यूनेस्को के अंदर जो 8% फंडिंग तो यूएसए ही देता है, तो एक तरह से सेटबैक रहता है यूनेस्को के लिए। क्यों आया ट्रम्प उससे बाहर? क्योंकि उसने इसराइल इसराइल को जो है एंटी बायस एक तरह से स्टांस रखा था यूनेस्को ने, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करके। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या होते हैं, इंडिया रीआइटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू इंश्योरिंग जस्टिस फॉर क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट यूएन पीस कीपर। दोस्तों यूएन पीस कीपर्स में ना इंडिया की बहुत बड़ी लॉबी है, मतलब कि बहुत सारे इंडियंस जो होते हैं, सोल्जर जो होते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जाते हैं। तो इंडिया ने उसके लिए एक तरह से रीआइटरेट किया है कि उनके लिए जस्टिस हो, जो उनके ऊपर क्राइम होते हैं पीस कीपर्स के ऊपर, यानी कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो उन्होंने यूक्रेन को वेलकम किया है एज अ 125th स्टेट पार्टी। और इंटरने आईसीसी किसके अंदर बना है? रोम स्टैच्यू के अंदर। इंडिया आईसीसी का पार्टी नहीं है, इंडिया आईसीजे का पार्ट है। ई3 कंट्रीज क्या है? ईरान इज थ्रेटन्ड बाय विद स्नैपबैक सैंक्शन बाय ई3 कंट्रीज, यानी कि यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। अगर आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि ई3 कंट्रीज कौन है, ई3 का मतलब यूरोपियन के 3 कंट्रीज, यूके, यूरोप की साइड के यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। तो उन्होंने एक तरह से सैंक्शंस का बोला है उसके ऊपर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इसके अंदर इंडिया की रैंक रही है 115। इट इज रिलीज बाय आईईपी। रेड सी आपको पता है, हouthis रेबल जो है, गल्फ, इसके अंदर गल्फ कंट्रीज के पास ईरान के पास जो है ये रेड सी एग्जिस्ट करता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक जंप कर गया फ्रॉम 85 टू 77, यानी कि हम अब जो है 59 ऐसे कंट्रीज हैं जिसके अंदर जो है हमें पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, वीजा फ्री एक्सेस है, मतलब वीजा लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। और आप हमें बताइए, आई होप डू यू यू डू लाइक दिस लेक्चर और एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।